हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम इनका इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल में और इनको वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। देविक सर, आज हम आपसे जानेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने हमसे 12 कमेंट्स में के अंदर भी और पर्सनल मैसेजेस के अंदर भी रिक्वेस्ट की थी कि दिविक सर से पूछिएगा कि ये स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती हैं और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार क्या होता है, और इसमें गाइडलाइन चाहते हैं आपसे। जरा बताइएगा देखने वालों को। सर, सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं, मैं स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग नहीं करता। इंट्रा ट्रेडिंग या मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। फर्क होता है दोनों में। पहली चीज तो मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा इसकी, कि फ्यूचर के ऑप्शंस हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, अल्टरनेटिव्स हो गए। ठीक है, मैं आपके फिजिकल फ्यूचर्स हो गए, और दूसरा आपके जो बाकी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं और ये जिनका दिन रात का काम है। पहली चीज जो ट्रेडिंग करते हैं, दूसरी चीज जो जिनकी या तो नौकरी है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज में जो काम करते हैं, ये उनके लिए है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी सेविंग्स को, ठीक है, जो कई और नौकरियां करते हैं, मैं उनके हिसाब से बताऊंगा। और मैं इसको बेहतर तरीके से इसलिए बता सकता हूँ, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरी हम्म। जो टेक्निकल या फॉर्मल एजुकेशन है स्टॉक मार्केट की, CFA और CIPM, ये मैंने 24 साल की उम्र में शुरू किए थे। तो ये मैं इन्वेस्ट 14 साल यानी की उस उम्र वक्त में 10 साल हो गए थे आपको? उस वक्त दस दस साल हो साल गए हो थे? 10 साल हो हम्म, चुके थे स्टॉक मार्केट में मेरे हम्म, को। तो हम्म। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। और दूसरा, हम इन्वेस्टमेंट वाले, हम ट्रेडिंग वाले नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको पहले समझा दूं कि स्टॉक मार्केट आपको पहले समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में कुछ होता है तो इंडिया की स्टॉक मार्केट का वो कैसे गिर जाता है। हम्म। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, तेल महंगा होता है। ठीक है, तो आपके इंडिया में जो तेल की कंपनियां, उनके स्टॉक तो चढ़ जाते हैं, पर बाकी कंपनियां जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हैं या केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके स्टॉक गिर जाते हैं। उसी तरीके से जैसे महंगाई हो जाती है ना, जो हमें बचपन में समझ में नहीं आता था कि पेट्रोल हम्म। महंगा होने से महंगाई कैसे होती है, वो तो अब जाके हमें समझ में आया कि क्योंकि हर जी। चीज कनेक्टेड है। तो पहले आप एक बार कनेक्शन समझ लें, जिसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। 3-4 दिन लगेंगे, अपना दिमाग आप गूगल पे लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हम्म। है। दूसरी चीज जो उसके अंदर स्टेप 2 जो होता है, आपको दुनिया की अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलरली पूरी दुनिया को पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी खबरें, ये जी। नहीं कि डिटेल में चाहो कि अमेरिका के अंदर कौन सी गली कूचे में क्या हुआ, वो नहीं। पर अमेरिका में बड़ी बड़ी खबरें, या यूरोप में बड़ी खबरें, चाइना में बड़ी खबरें, जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है, इधर बड़ी बड़ी खबरें क्या हुई, और ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार हो गई, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में जो फाइनेंशियल टाइम्स एक आता है, वो आप पढ़ लें। नहीं तो आप इंडिपेंडेंटली गूगल पे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। गूगल पे भी आप पढ़ सकते हैं, हर चीज आपको अवेलेबल होती है। आप लिख देंगे ब्रेकिंग न्यूज टुडे, इस तरह सर्च कर लें तो उस दिन की आपको सारी खबरें मिल जाएंगी पूरी दुनिया की। अच्छा देवक भाई, मेरा सवाल इसमें, जैसे आपने बोला कि जियो पॉलिटिकल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अभी जो आपने देखा यूक्रेन और रशिया की वार हुई है, या अभी इसराइल और गजा की वार चल रही है, उससे जो इंडिया की एक जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कौन सी कंपनियां उससे अफेक्टेड होंगी, और क्या कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी कि जिनके मार्केट बेहतर होगी, जिनके शेयर मार्केट ऊपर जाएंगी? ऐसे भी हो सकता है। सर, जो जब ये जंगें शुरू हुई तो हम्म। लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जो फॉरेन की कंपनीज थी, या हम्म। जिनके ओनर फॉरेनर्स थे, या जहाँ जिन कंपनीज की मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आई थी, उन कंपनी के शेयर्स गिरे। जो कंपनियां इंडियन ओन थी,
या जो कंपनियों की प्राइमरी मार्केट इंडिया थी, मतलब जिनकी कमाई इंडियन मार्केट से होती थी, इंडिया में बेच के होती थी, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनका 19-20 जो दिल्ली चलता है वही चलता रहा। जियोपॉलिटिकल असरात कैसे डालते हैं आपके सामने है। ऑयल वाला काम, रशिया यूक्रेन के टाइम पे ऑयल का एक हुआ कांड, ऑयल और गैस का। डायमंड मार्केट में हुआ कांड, और तीसरा हुआ आपका फर्टिलाइजर्स में और एग्रीकल्चर कंपनीज में। ठीक है, जब यूक्रेन और रशिया की जंग हुई तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर कंपनीज या एफएमसीजीज थी, वो एफएमसीजीज जो खाने पीने का सामान बनाती थी, फॉर एग्जांपल आईटीसी, इनके स्टॉक ऊपर चढ़ गए। क्योंकि अब उसके बाद पूरी दुनिया अनाज लेने किसके पास आएगी? इंडिया के पास। इंडिया गेहूं के लेने पास। किसके पास आएगी? इंडिया के पास। और आईटीसी सिर्फ बिस्किट या चिप्स प्रोडक्ट नहीं बनाता, आईटीसी गेहूं की ट्रेडिंग भी करता है, चावल की ट्रेडिंग भी करता है आईटीसी। तो वो चीजें, जैसे बजाज शुगर की बढ़ गई, जैसे G20 में ग्लोबल अलायंस बनाया गया बायोफ्यूल का। ठीक है, तो इंडिया दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज में से है बायोफ्यूल जो प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल वगैरह। तो इंडिया में जो शुगर कंपनीज जिनके बायो एथेनॉल प्लांट्स थे, उनके ऊपर चढ़ गए। उसमें सबसे ज्यादा ऊपर चढ़े थे बजाज के, क्योंकि बजाज के सबसे ज्यादा बायो इथेनॉल प्लांट्स थे, क्वांटिटी वाइज जो प्रोडक्शन वो करते थे। तो उनके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क आ गया, गवर्नमेंट सपोर्ट आ गई उस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो वो एकदम ऊपर चढ़ गए। या जैसे इसराइल और गाजा का जब शुरू हुआ, मैंने आपको भेजा भी था, जिस दिन जंग शुरू हुई जी। उसके अगले दिन अमेरिका की जितनी डिफेंस कंपनीज थे उनके स्टॉक 15 से 18% ऊपर चढ़ गए एक दिन में। हम्म। एक दिन में 15 से 18%। जिसमें आपके बोइंग हो गया, रेथियन टेक्नोलॉजीज, L3 हैरिस हो गया, नॉर्थन ग्रुपमैन हो गए आपके, जो दूसरी लॉकहीड मार्टिन हो गया आपका, जनरल डायनेमिक्स हो गई जो अमेरिका की दूसरी कंपनी है, एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की है कि पता नहीं न्यूजीलैंड की है, वो गोलियां बनाती है, आर्टिलरी शेल्स वगैरह, उसका नाम मेरे जी। जहन से निकल गया। तो उसके ऊपर चढ़ गए स्टॉक एक दिन में 15 से 18%। क्योंकि वैसे तो जंग हुई है, इसराइल किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा हथियार, तो हथियारों के स्टॉक ऊपर चढ़ गए। हम्म, हम्म। तो इस तरीके से सर होता है ये चीजें। एक दफा अब आपने मुझे बताया था, प्रोग्राम के अंदर ही बताया था, जब मोदी जी अमेरिका में थे तो आपने कुछ कंपनीज के बताए थे कि ये आप लोगों इसके शेयर खरीद लें तो ये ऊपर जाएंगे। तो वो वैसे ही हुआ था और सारी कंपनीज के जो शेयर हैं वो ऊपर चले गए थे। सर वो चंद्रयान के वक्त भी मैंने बोला था कि हम्म। चंद्रयान जिस दिन सक्सेसफुल हुआ और हम सक्सेस कांग्रेचुलेशन और उसकी जी। सेलिब्रेशन की वीडियो बना रहे थे, हम्म। तो इसरो के जितने सप्लायर थे, टॉप सप्लायर, ऐसे तो इसरो हम्म। के 700 से ज्यादा सप्लायर है, पर जो टॉप सप्लायर होते हैं, जिसको हम टॉप 10, टॉप 25 या टॉप 20 जिसे हम कहते हैं, जो हम्म। स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी थे, जाहिर सी बात है कि फिर दुनिया आएगी ना उनके पास। बिल्कुल। दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज भी आएंगी, प्राइवेट कंपनियां जो सैटेलाइट्स बनाती हैं वो भी आएंगी, स्पेस के स्टार्टअप्स वाले भी आएंगे जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। और जाहिर सी बात है वो कंपनियां सिर्फ स्पेस का काम थोड़ी ना करती, वो तो हम्म। कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, किसी को लोहे का काम मिला है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड का काम मिला है, किसी को सेमीकंडक्टर का काम मिला है, किसी को इन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मिला है, वायरिंग का काम मिला है। ठीक है, तो वो वायरिंग और जगहों पे भी तो वो बना के देते हैं, मिसाइल सिस्टम्स में बना के देते हैं। हम्म। ठीक है, वो दूसरी जगहों पे बना के देते हैं। तो हमने फिर एक मैंने तो वो अपना जो एक होता है ना कॉमन सेंस, वो लगाया, वो चढ़ गए एक महीने में। जी। ठीक है, और हमारे जैसे हमारे एक देखने वाले थे, उसने आपके कहने पे किसी एक खास कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था और काफी उसके MTAR में, प्रॉफिट हुआ था। MTAR में वो खरीदे थे। मैं नाम तो बंदे का भूल गया, वो मेरे ख्याल से यूके से ही बिलोंग करते थे वो बंदे, जी, यूके से। यूके से थे। उन्होंने MTAR में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि MTAR तो थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है इसरो का, हम्म। और सबके चढ़े। तो इस तरीके से होता है कि आपको एक तो अंदाजे लगाने, इसके लिए आपको मार्केट समझनी पड़ती है ना। एक बार आप हम्म। मार्केट समझ गए तो ये अंदाजे है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि अंदाजा लगा लिया। ये अंदाजा एक बार मार्केट समझ ले कोई भी बंदा, तो कोई भी बंदा है ना अंदाजे लगा सकता है। हम्म। इसकी जो की है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो की ये है कि पहले समझो, हम्म। समझने में चाहे 3 साल भी लग जाए, समझो।
अच्छा, समझने के बाद हमेशा छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करो, बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट मत करो, ठीक है? पहली चीज। और अब तीसरा स्टेप 3 जो होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में घर चलते हैं, लाइफस्टाइल बनता है। इन्वेस्टमेंट से जो लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मीडियम हो गया आपका 1 साल मिनिमम, मैक्सिमम 5 साल। लॉन्ग टर्म हो गया मिनिमम 10 साल या 10 साल से ऊपर। ये जो इन्वेस्टमेंट्स, जो इतने टाइम के लिए लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी जायदादें बनती हैं, फॉर्च्यून बनता है, वेल्थ बनती है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। जी। तो ये फर्क है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट्स में। आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग आप देख लें जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया, वो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो ट्रेडिंग नहीं करते थे। आप राकेश झुनझुनवाला उठा लें, आप वॉरेन बफेट उठा लें, या आप दूसरे और कोई भी उठा लें, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मानते हैं। राकेश झुनझुनवाला का भी यही कहना था, वॉरेन बफेट का भी यही कहना था। एक इंडिया के स्टॉक मार्केट के गुरु, एक अमेरिका के स्टॉक मार्केट के गुरु, ठीक है? दोनों का कहना है लॉन्ग टर्म। अब मैं आ जाता हूं कि किसी भी नई कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए, दो किस्म की, तीन चार किस्म की कंपनियां होती हैं। एक कंपनी होती है जो आपको डिविडेंड देती है। जाहिर सी बात है, आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप जी। डिविडेंड को तो देखोगे ना, कि अब पता नहीं, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वो 5 साल बाद मेरे को प्रॉफिट देगी, लेकिन 5 साल मेरे पैसे अटक गए। तो आप कम से कम डिविडेंड को आप देखोगे कि सालाना या 6 माहाना या क्वार्टरली वो मेरे को डिविडेंड कितना दे रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो, आप उस कंपनी की हिस्ट्री देखते हो, ठीक है? उसकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसके, टैक्सेशन के और दूसरे लाइसेंसेस के। आप उसका दूसरा ईयर ऑन ईयर, वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ती हैं, इसमें जल्दबाजी का काम नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का काम बहुत ढीला होता है। मुझे एक कंपनी में अगर पैसा डालना है ना, तो मुझे नई कंपनी में, जाहिर सी बात है, कोई नई कंपनी जिसके बारे में मेरे को नहीं पता, तो सर मुझे 6-6 महीने लग जाते हैं अच्छा। फैसला करने में कि डालूं कि ना डालूं, हम्म। ठीक है? एक होती है ब्लू चिप कंपनीज, जिन जो भले आपको जायदाद आपकी ना बना के दे, पर आपको नुकसान नहीं करके देगी, वो आपको डिविडेंड्स देती रहेगी, ठीक है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया में, जितनी भी बड़ी कंपनियों के आप नाम ले लें, जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनका हम नाम लेते हैं। दूसरे होते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स होते हैं जो नई नई कंपनियां लिस्ट होती हैं, जिनको 2 साल 3 साल हुआ है स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए, जिनके शेयर बहुत सस्ते हैं, और उनके ऊपर दाव लगाना कि ये फ्यूचर में जाके इतना ऊपर चढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा और उतना हो जाएगा। इसका भी मैं एग्जांपल एक देता हूँ। आगे चल के मैं अपने 2 एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब एक चीज होती है कि आप, जो वारेन बफेट का कहना है और राकेश झुनझुनवाला का, इन दोनों के प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। इन दोनों का प्रोसेस क्या है? अब ये मैं अब मैं अपना असली बता रहा हूँ। 2011 की बात है। आप 2010 पर्सनल में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। जो 2010 में एलॉन मस्क की जो कंपनी थी स्पेस एक्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, ठीक है? वो सक्सेसफुल हो गई थी। दुनिया का पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी जो सक्सेसफुल हो गई, जिसने रॉकेट भेजे और ये किया वो किया, उसको नासा के 20 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, ठीक है? अब स्पेस एक्स थी प्राइवेट कंपनी, और उस वक्त तक मेरी टेक्निकल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन इतनी थी नहीं, और मैं डेली ट्रेडिंग में भी नहीं करता था। तो मैंने उसके जो स्पेस एक्स के कुछ आपके फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रहे थे, पर मैंने उसमें नहीं किए। बट फिर मैंने इलॉन मस्क के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि ये बंदे की हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसकी पुरानी कंपनियों के बारे में पढ़ा, उसकी पुरानी सक्सेस के बारे में पढ़ा, फिर उसकी स्पेस एक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी टेस्ला के बारे में पढ़ा, क्योंकि उसकी जो टेस्ला कंपनी थी उस वक्त वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी। अब मैंने पहले तो इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, क्योंकि सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, आप पहले सीईओ को पढ़ते हो, क्योंकि बंदे में दम है, क्योंकि बंदा ही में दम होगा तो वो कंपनी को ऊपर लेके जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप पहले बंदे के ऊपर, जो सीईओ या जो भी चेयरमैन है, आप पहले उसको पढ़ोगे। उसको हमने पढ़ा तो ओके हो गया, ठीक है? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, पेपैल माफिया, और फिर उसकी दूसरी कंपनी, एक और कंपनी थी,
वो सब खत्म करके फिर स्पेसएक्स और टेस्ला उसने शुरू की, और स्पेसएक्स दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी जो सक्सेसफुल हुई, जिसको नासा ने 20 कॉन्ट्रैक्ट दिए, पेंटागन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट दिए। ठीक है, तो ये बहुत काफी था एक बंदे की क्रेडिबिलिटी बताने के लिए। बिल्कुल। अब आ जाती है दूसरी चीज, ठीक है, क्या बंदे की में दम था, अब कंपनी की बात आ जाती है। फिर मैंने टेस्ला को पढ़ना शुरू किया। उस वक्त टेस्ला पे इतना मटेरियल, इतना नहीं लिटरेचर था। अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर अमेरिका में कुछ लोगों से बात की, जानने वालों से। वहां पर जितना मटेरियल जो वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन पे बिकता था, जो मतलब बिकता से मुराद जो इनर सर्कल जो वॉल स्ट्रीट के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में होता है, उनसे बातचीत की। उनसे मेरे को मिला, जान पहचान के लोग थे सारे हमारे, तो उन्होंने दिया। तो फिर मैंने टेस्ला के बारे में पढ़ा, इसका विजन क्या है, हुँ, फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ी अमेरिका की, क्योंकि कंपनी अमेरिका की थी। ठीक है, फिर इतने में जितने में मैं ये सारी रिसर्च कर रहा था, इतने में यूएन की G20 में भी ईवी की बात आने लगी, हुँ, एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्स और फ्यूल की बात जी। आने लगी। इतनी देर में ये सब करने लगा। उस वक्त टेस्ला इतनी कोई कामयाब वामयाब नहीं थी, उसने अपनी गाड़ियां भी अभी तक लॉन्च वॉन्च नहीं की थी। उसकी मॉडल 3 वगैरह भी 2013-14 में आई थी, जो उसकी पहली गाड़ी थी। उसके बाद ये मॉडल एक्स और मॉडल वाई वगैरह बाद में आई है, मॉडल एस वगैरह। तो फिर मैंने फैसला कर लिया। अच्छा, मुझे टेस्ला पे सर 2 साल लगे, 11 में मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा। 13 में मैंने पैसे डाले थे। आप 13 में ऑब्ज़र्व करते रहे उन्हें? सर ऑब्जर्व भी करते रहे, पढ़ते भी रहे। हुँ, दूसरा ये कि बिल्कुल ताजा ताजा कंपनी, उसके ऊपर लिटरेचर ही नहीं था अवेलेबल। हुँ, आज तो भाई गूगल पे जाओ, लिखो टेस्ला, उसकी फैक्ट्रियां कितनी है, ठीक है, आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, लोगों के हुँ, इंटरव्यूज मिल जाएंगे। उस टाइम पे तो ये कुछ था ही नहीं, नहीं सारी था। चीजें और ठीक है। हुँ, तो वो उसमें 2 साल लग गए। तो फिर 2013 में मैंने फिर एक बहुत ही बड़ी बल्क इन्वेस्टमेंट टेस्ला में की अपनी, और सर 6 साल लग गए। हुँ, 2019 की जनवरी में जाके जब अब मैं ये बता देता हूँ कि मुझे पर शेयर 1236% का ग्रोथ मिला था। वाह! 1236% पर शेयर इंक्रीज हुआ हुँ, 6 सालों में। हुँ, और एकदम हुआ था ये 18 की एंड में, टेस्ला ने ऐसा बूम मारा और जनवरी हुँ, तक ये पहुंच गया था इतना। नहीं तो 13 से 18 की शुरुआत तक वो उधर ही डोल घूम मटोल रहा था। 40-50% ऊपर नीचे हो रहा था। हुँ, तो ये 6 साल के हमने जो बर्दाश्त किया है, फिर ये जनवरी में वो हुँ, जब इतना हो गया, तो फिर हमने लालच नहीं की, फिर हमने निकाल लिए पैसे, मैंने हुँ, सोल्ड आउट किए। वो मेरी जिंदगी का पहला फॉर्च्यून बोल लें, पहला सिक्सर कह लें, ठीक है, पहला छक्का छक्का लगा। ठोका। हाँ, जिंदगी का मेरा पहला वो था। हुँ, वो बाकी कामों से हमारे घर बार चल रहे थे, पर जो हुँ, जायदाद का जो प्रोसेस था वो यहाँ से शुरू हुआ। हुँ, उसके बाद जो सेकेंड, अब 2019 का वक्त था, 2018 में मेरे इंडिया को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। हुँ, तो 2019 में अब इलेक्शन थे इंडिया में। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बीजेपी के वो फंडिंग कौन करता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है, पब्लिक में होता है हुँ, कि किस किसने फंडिंग की है बीजेपी को। हुँ, तो वो कंपनियों का हमें पता था। उसमें रिलायंस थी, टाटा थी, महिंद्रा थी, उसके हुँ, अंदर आपके ये अदानी ग्रुप था, ठीक है, और भी 2-3 कंपनियां थी। जेएसडब्ल्यू वाले थे, जिंदल वाले। हुँ, जो जेएस स्टील, जो स्टील ग्रुप है ना, जिंदल में भी हुँ, एक बहुत सारे ग्रुप हैं। जो जिंदल अच्छा। वालों का स्टील ग्रुप है, नवीन जिंदल वाला, उसकी हुँ, बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनियां थी, तो मैंने सबसे ज्यादा रिलायंस में इन्वेस्ट किया था, जो बल्क इन्वेस्टमेंट थी। हुँ, वो भी ऐसे नहीं की थी। जनवरी में पैसे हमने निकाले, फरवरी गया, मार्च गया, मैं इंडिया को पढ़ता रहा, उसके इलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता रहा। अप्रैल में फिर हुआ। अब इंडिया में सर इलेक्शन 7 स्टेजेस में हुए, हुँ, 7 स्टेजेस में। इंडिया बड़ा है इतना, कोई एक दिन में थोड़ी ना होता है जी। इलेक्शन उधर। 4 स्टेज जब हो गए ना, चौथे स्टेज के बाद है ना, ठप्पा लग चुका था कि मोदी आ रहा है। हुँ, चौथे स्टेज के बाद जाके, चौथा स्टेज आप समझे, अप्रैल के आखिरी हफ्ते के भी आखिरी कुछ दिन, आखिरी हुँ, हफ्ते के भी आखिरी दिनों में जाके मैंने वो स्टॉक खरीदे, अच्छा। जिसमें सबसे ज्यादा मैंने रिलायंस के खरीदे। हुँ, और फिर मई में जाके हुँ, वो जब रिजल्ट आया, मेरे ख्याल से 22 मई था कि 24 मई था, और मैं अपनी वर्कशॉप में बैठा था। वर्कशॉप के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे मैंने, कोई रिजल्ट भी मुझे याद है, कोई 10:30-11 बजे आया था।
हुँ। तो उस वक़्त मैंने जब खोल के देखा तो प्रॉफ़िट हो चुका था। और उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना की। उसके बाद फिर मैंने सारे पैसे दोबारा निकाल लिए। अच्छा, वो और कितने बढ़े थे? कितने परसेंट बढ़े थे रिलायंस वाले जो आपके थे? रिलायंस वाले सर करीब आपका सवा 100%, हुँ। सवा 100, और कितनी देर आपने की थी ये इन्वेस्टमेंट? सवा महीना। सवा महीने के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए। डबल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सर ये तुक्का था, हुँ, ठीक है? इसको तुक्का कहते हैं, जो हुँ। हमने लगाए थे। उसके अच्छा। बाद सर जो यूक्रेन रशिया यूक्रेन की वॉर में जब वॉर शुरू हुई, तो हमने आईटीसी के शेयर खरीदे। फिर मैंने कोई एक एक पैटर्न देखा मैंने कि ओएनजीसी जो है, वो पूरी दुनिया में गैस और तेल के कुएँ खरीद रही है। हुँ, तो मैंने उसमें लिए। और उसके अलावा मैंने अभी जो हमने बात की अगस्त में खबरें आई कि भाई करीब 150 नेवी की शिपें जी। इंडिया बनाएगा, सिर्फ़ जी, नेवी की। हमने इसके ऊपर हाँ, प्रोग्राम भी किया था हमने। बिल्कुल। और सिर्फ़ नेवी की, मर्चेंट हुँ, वेसल्स अलग हैं, मर्चेंट का भी ऑर्डर दिया है, वो भी 100 से ज़्यादा है। हुँ, ये जितने गवर्नमेंट शिपयार्ड्स हैं, वर्सडाउ हो गया, कोचिन हो गया या जो दूसरे शिपयार्ड्स हैं, इन इन सबको स्टील सप्लाई करने वाला कौन है? एसएआईएल। हुँ। तो मैंने शिपयार्ड्स को नहीं मैंने शेयर खरीदे, क्योंकि क्या है कि शिपयार्ड्स के बिके हुए होते हैं ना, क्योंकि एक जी। शिपयार्ड सारी शिपें थोड़ी ना बना रहा, इतने हुँ, सारे शिपयार्ड है सब मिलके बना रहे हैं। मैंने एसएआईएल के खरीद लिए, जो स्टील जी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके मैंने शेयर खरीद लिए। मैं लास्ट ईयर की एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर नवंबर में मुझे एक अंदर से खबर आ गई थी मुंबई से कि टाटा कंज्यूमर बेवरेजेस जो है, ओह! तो सॉरी, टाटा कंज्यूमर जो है ये बिसलरी खरीद रही है। हुँ, तो फिर मैंने टाटा कंज्यूमर के शेयर खरीद लिए, वो मैंने 3 हुँ। महीने रखे। अच्छा। इसी तरह और अभी जो आईपीओ हुआ इसका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, हुँ, इसमें हमने बल्क में खरीदे हैं। इसके अलावा उसके अलावा एक और आईपीओ हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, टाटा टेक, हुँ, हुँ, उसके हमने खरीदे हैं आईपीओ में, ठीक है? और ये सब हो गया, अब ये वो हैं जिसमें मैंने खरीद लिए हैं, अब पता नहीं कब, जैसे टाटा टेक है, ये पेनी स्टॉक है, हुँ, क्योंकि आईपीओ हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फिलहाल पेनी स्टॉक है, फ्यूचर में ये बढ़ेगा। ये तो ये मैंने लेके भूल गया हूँ मैं, हुँ, 10-10 साल के लिए। ये पड़े हैं तो पड़े हैं, पड़े रहें, हुँ, इनको नहीं हुँ, छेड़ना, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर जनवरी में यही वक़्त था, जनवरी का, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी के ऊपर। तो जैसे ही रिपोर्ट आई तो मैंने सर हिडेनबर्ग की पूरी रिपोर्ट पढ़ी, कोई सवा 300 पेजेज़ की थी। हुँ, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, 2023 तक मेरे पास डिग्रियाँ आ गई थी। हुँ, मेरे को वो फॉर्मल एजुकेशन मेरे दिमाग में थी, ठीक है? हुँ, तो वो पढ़ी, उसके कुछ 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, 6 दिन के अंदर के 7 दिन के अंदर अदानी ने उसका जवाब दिया था। हुँ, अदानी कंपनी ने, अदानी ग्रुप ने। तो अदानी ग्रुप ने जो उसका जवाब दिया था, वो पौने 400 पेजेज़ का जवाब था। वो फिर मैंने पढ़ा। फिर अदानी की जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जो हुँ, पब्लिक कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल ज़ाहिर-सी बात है, पब्लिक कंपनीज़ की होती हैं, अदानी की जो प्राइवेट कंपनियाँ उनकी नहीं मिलती। हुँ, पब्लिक कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जो इतने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, जो ऑडिटर्स कमेंट होता है, जो रिपोर्ट्स होती है, जो आपके बैंकों की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो वो कमेंट्स देते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर वगैरह में वो बैठे होते हैं, उस डायरेक्टर्स में कहीं न कहीं एक होता है बंदा बैंकों का भी। हुँ, उन सब की रिपोर्टें पढ़ी, वो रिपोर्ट पढ़ी। मैंने फ़रवरी में अदानी में मैंने बहुत बल्क में डाला पैसा, अदानी एंटरप्राइज़ेज़ में। हुँ, क्योंकि मेन कंपनी जो इनके ग्रुप की थी, जी। ऐसे तो 6 कंपनियाँ इनकी पब्लिकली हुँ, लिस्टेड हैं, 6 के 7, पर मैंने एंटरप्राइज़ेज़ में डाला। जून में मेरे को खबर आती है, एक अंदर से खबर, ज़ाहिर-सी बात है कि अंदर से खबर, और फिर वो जुलाई में अखबारों में भी आ गई थी और अगस्त में जाके कन्फर्म हुई। तो जून में अंदर से खबर आ गई, तो मैंने अपनी तैयारी कर ली थी, पर जुलाई में जाके जब वो अखबारों में आ गई खबर, न्यूज़ हुँ, में आ गई, तो मैंने फिर अदानी ग्रीन के भी शेयर खरीद लिए।
और अगस्त में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदानी ग्रीन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। तो अदानी ग्रीन के स्टॉक ऊपर चढ़ गए, वो मैंने सितंबर में फिर बेच दिए। और अदानी एंटरप्राइजेस के मैंने अभी तक लेके रखे हैं, और उसका वो छक्का सब मेरे को ये मेरा दूसरा फॉर्च्यून, जो मेरा दूसरा छक्का था वो था अदानी एंटरप्राइजेस, जो सुप्रीम कोर्ट का आया ना। जिस दिन सर सुप्रीम कोर्ट का आया ना रिजल्ट, अभी जो क्लीन चिट दिया जी अदानी को, उस अगले 24 घंटे में अदानी पूरे ग्रुप के जो स्टॉक थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी, जो स्टॉक्स थे, वो पता नहीं कितने बड़े यार, मैं भूल गया, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़े, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, 20-25 बिलियन डॉलर में ऊपर बढ़ गए थे। सिर्फ गौतम अदानी खुद के 7 बिलियन डॉलर ऊपर उसकी नेटवर्थ चली गई 24 घंटे में। वाह वाह। और वो मैंने अभी तक रखे हैं, अभी तक मैंने बेचे नहीं है। और सही। ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस के अंडर ही अदानी के सारे पोर्ट आते हैं। और अदानी फिलहाल सब इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट भी ले रहा है, और अभी वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से वो मिला था, जहां वियतनाम में उसने पोर्ट्स के बारे में बात की। ग्रीस में उसके 3 पोर्ट्स की बात चल रही है, इटली में पोर्ट्स की बात चल रही है। तो ये हमने लेके रख लिया है, अब हम इसको बाद में बेचेंगे। ठीक है। मैं एक लोगों को मैंने आपको बता दिया, पहला स्टेप, आप कंपनी के बंदे को पढ़ोगे, क्योंकि बंदे में दम होगा तो कंपनी चलेगी। सही। ठीक है। दूसरा स्टेप, अगर बंदे में दम है तो फिर आप कंपनी को पढ़ोगे, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, लिक्विडिटी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, इसके एसेट टू लायबिलिटी रेशो कितना है, ठीक है, इसके जो एसेट्स हैं वो मॉर्गेज पे कितने हैं, इसके खुद के कितने हैं, जो ओनर है खुद, जो कंपनी का जो फाउंडर है, ओनर है, सीईओ है, ठीक है, उसने उसके पास कंपनी की कितनी ओनरशिप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, ठीक है, बैंकों की रिपोर्ट्स क्या है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स क्या है, दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उस कंपनी के बारे में क्या करते हैं, ये पूरी डिटेल्ड एक रिसर्च करनी है आपको, आपको पड़ती है। सही। कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं हर साल पब्लिक कंपनीज की, वो एनुअल जनरल मीटिंग्स, एजीएम्स आपको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उस एजीएम्स में वो सीईओ आके बताता है कि हमारा विजन क्या है, अगले 1 साल में क्या करेंगे, 5 साल में हम कहाँ क्या करेंगे, अगले 10 साल में क्या करेंगे। ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ती है। उसके बाद जाके फिर अच्छा, डिविडेंड्स का भी आप देखोगे। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप डिविडेंड का देखोगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो दूसरे एक होता है जिसमें कंपनियां पैसे नहीं देती डिविडेंड पर, डिविडेंड के तौर शेयर पे देती। आपको शेयर देती हैं। तीसरा होता है जो शेयर भी नहीं देंगी, पैसे भी नहीं देती। तो ये भी कुछ भी चीज नहीं देती। आपको, हाँ, ये भी चीज आपको देखनी है। ठीक है। और आपको अपना देखना है। ठीक है। अब आपको फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई रिसर्च से आपको पता चल जाता है, और ये कॉमन इंसान को भी पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कोई इतनी बड़ी टेक्निकल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन और डिग्रियां नहीं चाहिए, कॉमन सेंस और थोड़ी सी मेहनत, और करते रहोगे अपने आप आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। उसके आपको थोड़ी देर बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना लंबा इन्वेस्ट करना है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना, 6 महीने, 1 साल। मैं मानता हूं और मैं इन्वेस्टमेंट ही करता हूं, मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की। ठीक है। तो आप लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए वो एक अलग चीज है, उसका प्रोसेस अलग है, उसका पूरा सिस्टम अलग है। ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट का पूरा तरीकेकार अलग होता है। यानी वो कंपनियों का भी फर्क है कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो कुछ और नहीं 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 कंपनीज नहीं के नहीं शेयर। नहीं नहीं, वो कंपनियों में कोई कंपनी फर्क सेम नहीं ही है। पड़ता। सेम कंपनियां भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तरीका अलग हो जाता है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप बड़ी सेफ तरीके पे चलते हो, लॉन्ग टर्म पे चलते हो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट में लोग फ्यूचर में ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करते, करते हैं। ठीक है। लेकिन वो तब करते हैं जब उनकी मेन इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, तब जाके वो फ्यूचर ऑप्शंस में जाते हैं यानी इन्वेस्टमेंट वाले। ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाले में वो कुछ डे टू रिस्क ट्रेडिंग वाले होता है, कुछ नहीं उसमें करते। रिस्क होता है। फिर ट्रेडिंग में सिंपल सा मैं अगर आपको बता दूं, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, और इस बात से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्रेडिंग से घर चलते हैं, उससे जायदाद बनती है। बिल्कुल सही।
ट्रेडिंग का सर अच्छा। ऐसा है, मैंने ऐसे लोग भी जानता हूँ हुँ, इंडिया में हुँ, हुँ, जिन्होंने एक दिन में ट्रेडिंग से 2-2 करोड़ रुपए बनाए, एक दिन में। वाह! ट्रेडिंग से हुँ, 2 करोड़ एक दिन में। लेकिन इनका काम ऐसा होता है कि फिर ये अगले दिन 4 करोड़ गँवा भी देते हैं। सही। ठीक है? इतना इट इज़ अ वेरी हाइली वोलेटाइल वोलेटाइल हुँ, सिस्टम है ये ट्रेडिंग वाला। हुँ, ठीक है? मैं इन्वेस्टमेंट में मानता हूँ। दुनिया के अमीर लोग जो स्टॉक मार्केट से जो अमीर बने हैं, वो इन्वेस्टमेंट में मानते हैं। दुनिया हुँ, की बड़ी-बड़ी किताबें आप जेपी मॉर्गन की उठा लो, आप 1929 की जो इन्वेस्टर बुक है वो उठा लो, आप वॉरेन बफेट आज के वक़्त का या राकेश झुनझुनवाला को उठा लो, सब आपके इन्वेस्टमेंट में मानते हैं, ट्रेडिंग में कोई नहीं करता। हुँ, एक बात ये है, ये समझ लो और रख लो दिमाग में। सही। अच्छा, एक और चीज़ लोग पूछ रहे होंगे कि भाई मैं किस तरह इन्वेस्टमेंट करता हूँ इंडिया में पाकिस्तानी होके, क्योंकि मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ, अभी से थोड़ी ना जी, कर रहा। जी। तो मैं बता दूँगा मेरे पास 2018 से मेरे पास दूसरी सिटीज़नशिप थी और मैं अमेरिकन जो कंपनी है आईबीकेआर हुँ, उनके पोर्टल से, उनके सॉफ्टवेयर से और उनके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता था लीगली अपने नाम। सही। तो ये भी बता क्योंकि नीचे लोग होते हैं ना कीड़े निकालने वाले। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा देवक भाई, आपसे मैं जानूँगा कि अभी जिस तरह का एक सिनेरियो चल रहा है, इंडिया के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसमें आप जो हमारे भाई हैं देखने वाले, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि कौन-सी कंपनीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए बेहतर रहेगी? मैं एडवाइस में नहीं मानता क्योंकि एडवाइस तो मैं तब दूँ ना जब मैं ज़िंदगी भर इधर इनके साथ रहूँगा। हुँ, ठीक है? हम सिखाने में मानते हैं, हमने आपको तरीक़ेकार बताया है, उस तरीक़ेकार में आपको कोई सवाल है, वो आप पूछें, ठीक है? हुँ, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दूँगा, ठीक है? हुँ, किसी को कुछ अगर समझना है तो वो हम पर्सनल वन ऑन वन सेशंस में भी मैं समझा दूँगा, ठीक सही। है? पर एडवाइस नहीं देंगे, कंपनियों के नाम नहीं लूँगा मैं, हुँ, क्योंकि वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, खुद करोगे ना, उसकी हुँ, बात एक अलग होती है, उसकी एक फीलिंग अलग होती है। इसीलिए मैं ना किसी इंस्टाग्राम के अकाउंट्स का नाम ले रहा हूँ, ना मैं ट्विटर अकाउंट्स, ना यूट्यूब चैनल का नाम ले रहा हूँ, जो आके हुँ, बताते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल। ठीक है? आप लोग खुद करो, हमारी कोशिश यही है कि चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ठीक है? दिव्य कुमार ज़िंदगी भर रहेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को ज़िंदगी भर ये नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों के, इन सवालों के जवाबों की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो हम आपको वो चीज़ में हमारा ज़ोर उस चीज़ के ऊपर है, हुँ। ठीक है? कि उसमें लोग आप खुद आपको खुद 3 खुद करना सीखें सारा कुछ। खुद करना सीखें। हाँ, मैं इतना आपको बता देता हूँ, आपकी रिसर्च को मैं नैरो डाउन कर सकता हूँ। नैरो हुँ, डाउन ऐसे कर लेता हूँ, बिलीव इन इंडियन बिज़नेसमैन, इंडियन कंपनीज़ और उन इंडियन कंपनीज़ में इंडियन कंपनियाँ भी वो इंडियन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, हुँ, जिनकी प्राइमरी मार्केट इंडिया है। जिनकी प्राइमरी मार्केट इंडिया है, जिनकी प्राइमरी या मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है, वो इंडिया के अंदर से आता है। सही। और जल्दबाजी में कोई इन्वेस्ट ना करे। किसी को हुँ, लगता है कि हमें जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कौन पढ़ेगा 6 महीने, 1 साल, 3 साल, ठीक हुँ, है? इतने में तो हम कमा लेंगे, फलाँ कर लेंगे, तो आप लोग गलत हो। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इस चीज़ में गलत हो। 3 साल आप इन्वेस्ट अगर अपना दिमाग लगाओगे ना, रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे, समझ लोगे सिस्टम को, जब सिस्टम समझ में आ जाता है ना, ज़रूरी नहीं है हर किसी को 3 साल लगे, कोई 6 महीने में भी कर सकता है, 4 महीने में भी कर सकता है, ठीक है? एक हुँ, मिसाल है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को लगता है ना रिसर्च में वक़्त ज़ाया हो रहा है, तो आप लोग बेवकूफ़ हो। क्योंकि रिसर्च करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि जिस आप 10% के फ़ायदे को जो आज देख रहे हो ना, वो रिसर्च के बाद आप काबिल हो जाओगे उस 10% को 1000% बनाने का। हुँ। आप लोगों अच्छा को सर। मैं आप हुँ, लोग खुद अंदाज़ा लगाएँ, टेस्ला में 6 साल में 1236% का इंक्रीज़, बहुत 1236। ज़बरदस्त। अगर मैं उस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल के शेयर ले लेता, जल्दबाज़ी करता, क्योंकि उस वक़्त मुझे यूट्यूब चैनल पता है, क्योंकि उस वक़्त मैं खुद देखता था। हम गलतियाँ करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमने हुँ, गलतियाँ नहीं की हैं। हुँ, ठीक है?
हमने तब उस वक़्त वो होते थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आते थे, ये शेयर ले लो, इसके इतने ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, पूरी दुनिया भर के, गोरों के भी, पाकिस्तानियों के भी। वो मैं करता ना, मेरे को मैक्सिमम 300% का प्रॉफ़िट होता 600 साल में। हुँ। पर वो जो 2 साल मैंने टेस्ला के ऊपर लगाए 2011 से 13 तक के, उस 2 साल की वजह से 1236% है। मैं हुँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता ना तो मैक्सिमम 326% मिलता मेरे को। बिल्कुल सही है। आपने रिसर्च की, आपने देखा, ऑब्जर्व किया सारी चीज़ों को कि कौन सी कंपनी अच्छी है। अच्छा देवक भाई, ये तो आपने बात बताई है कि किसी के पास इतना सरमाया नहीं, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म पे कर सके। तो जो ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए क्या वो क्या करे? सर उसके लिए फिर हम अलग वीडियो में मैं बताऊँगा ट्रेडिंग के लिए। हुँ, पर ये है हुँ, कि जिसके पास बड़ा सरमाया नहीं होता, वो छोटे सरमाया से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप हुँ, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर लो, 1 साल हुँ, की इन्वेस्टमेंट कर लो। जैसे मैंने अदानी ग्रीन का ही आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? जी, अदानी ग्रीन 3 महीने में, टाटा कंज्यूमर 3 महीने में, हुँ, ठीक है? ऐसी चीज़ें, या जैसे इसरो वाला काम हुआ, जी, वो उस बंदे ने 1 महीने में कमा लिया, ठीक है? तो ऐसी चीज़, जैसे मैंने आपको 2019 के इलेक्शन का बताया, सवा महीना, जी, ठीक है? पर इसके लिए ना वक़्त लगता है। हुँ। ये जो सवा जैसे महीने में आपने ये जो दिमाग लगे ना आपका, यूँ पटाक से पता चल जाए कि कहाँ बिल्कुल, पर पैसे डालना है। ये जैसे कब होता है, जब आप रिसर्च करते हो और आप जब सीख लेते हो ना, ये फिर उसी आपको बंदे के दिमाग से हुँ, निकलती हैं चीज़ें जो उसका पक्का होता है काम, हुँ, जिसको आता बिल्कुल। है ये चीज़। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि सवा माह के अंदर वो इलेक्शन के बाद इसी तरीके से मेरे जो दोस्त हैं, एक आपके फैन हैं बेंगलोर के अंदर, उन्होंने भी बताया कि ये जो स्टेट के इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए, बीजेपी ने जीता इलेक्शन वो, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वही मैं अब आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे कि अभी भी इलेक्शन आ रहे हैं और ये चीजें कंफर्म हो रही हैं कि मोदी जी आइंदा जो है वो इलेक्शन बीजेपी जीतेगी, मोदी जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अभी आप मशवरा दे रहे थोड़ा सा कि क्या लोग इन्वेस्टमेंट करें और कौन से सेक्टर में करें। आप कंपनीज के नाम ना बताएं, सेक्टर के नाम बता दें कि इस सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। सारे सेक्टर, हर हम्म, सेक्टर में ग्रोथ होती है, हर सेक्टर में ऐसी कंपनी होती है जो ऊपर जाती है। हम्म, आपको कंपनी आइडेंटिफ़ाई करनी है। इंडिया में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है। हम्म, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म आने वाले वक़्त में बहुत बढ़ने वाला है। डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म। ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि कितने ऑर्डर प्लेनों के दिए जा रहे हैं, ठीक है? जी, तो आपकी एयरलाइन कंपनीज़ हो गई। टूरिज्म में आपके होटल इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स होते हैं वो हो गए। ज़ाहिर-सी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है सर, लोगों ने जी, 2014 से लेके अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कमाया है? हम्म, हम्म, लोगों ने एल-एन-टी, शापोरजी पूनावाला, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी-ऐसी कंपनियों में पैसे डाल के लोगों ने कमाया। हम्म, पर बात वही है, बिल्कुल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ज़ाहिर-सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा। और मैं तो एल-एन-टी का ही बोलूँगा, क्योंकि वो सबसे सिक्योर होता है, वो सबसे सिक्योर है। रिस्क लेना है तो आप लो रिस्क, पर उसके लिए फिर रिसर्च करो, मेहनत करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनियाँ ऊपर नहीं चढ़ती। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम ले रहा हूँ, ये 2014 में बहुत छोटी कंपनी थी, पेनी स्टॉक समझा जाता था। आज के हम्म, टाइम पे हॉट स्टॉक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। हम्म, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। तो हम्म, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई छोटी कंपनियाँ बड़ी नहीं होती। मेहनत करो कि छोटी कंपनी में किसकी ग्रोथ फ्यूचर में जाके ज़्यादा होगी। वो जो तरीका मैंने बताया, पहले बंदा, बंदे के बाद कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी खुद, उसका फ्यूचर, उसके बाद आपका खुद का, कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, और फिर आप इन्वेस्ट कर दो पैसे। हम्म, बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, और कोई एंड में कोई बात करना चाहें आप, कोई, ताकि इस वीडियो को हम एंड करते हैं और साथ में थोड़ी सी जो खुशखबरी आपने शुरू में डिस्कस की थी हमने कि इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया की चौथे नंबर पर आ चुकी है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी करेंगे और चाइना जिस तरीके से उसको लॉस हो रहा है, पिछले 3 साल के अंदर $6 ट्रिलियन वो लॉस कर चुकी है उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा एक दो लाइनें।
सर देखें जो इंडिया, हाँ, ये रहा मैसेज। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की जो आज वैल्यूएशन है वो है $4.33 ट्रिलियन। हुँ, और हांगकांग को जिसको ओवर क्रॉस किया है, तो हांगकांग की जो आज की वैल्यूएशन है $4.29 ट्रिलियन। हुँ, तो बड़े बारीक मार्जिन से इसको ओवरकम किया है। और चौथे नंबर पे आ गई है, तीसरे पे यूरोप की है स्टॉक एक्सचेंज। यूरोप जी, की स्टॉक एक्सचेंज मेरे ख्याल से $5.5 ट्रिलियन के आसपास है। हुँ, मतलब 5.5 से सवा पाँच, 5.5 है, तो 1 ट्रिलियन के करीब करीब हमें और चाहिए, तो हम तीसरे नंबर पे इंडिया की स्टॉक मार्केट पहुंच जाएगी। हुँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चाइना मैं को इसको पीछे छोड़ना। चाइना को शंघाई की जो स्टॉक एक्सचेंज है, शंघाई की, हुँ, चाइना की, वो 10.5 ट्रिलियन पे है। पर उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़ी खबरें आई हैं। और आजकल आपने जैसे न्यूज़ देखा होगा कि इस हफ्ते एक खबर भी आई थी, इस हफ्ते की शुरुआत में, कि सॉरी, लास्ट वीक की एंड में फ्राइडे या सैटरडे को खबर आई थी कि चाइना की स्टॉक एक्सचेंज से $6.3 ट्रिलियन उड़ गए। तो उसके ऊपर हम डिटेल्ड फैक्ट एंड फिगर्स के साथ पूरे नंबर्स वगैरह मैं लेके आऊंगा, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। और किस तरीके से शंघाई में टाइम लगेगा, पर उतना टाइम नहीं लगेगा हुँ, जितना देखने में लगता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम अलग एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे, जिसपे मैं तैयारी करके आऊंगा, उसको फैक्ट एंड फिगर्स लेके आऊंगा। जी। देवक भाई बहुत शुक्रिया आपके ये जो मशवरे हैं, आपकी ये जो एडवाइस है, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं उसके ऊपर अमल करेंगे और खुद से रिसर्च करेंगे। जिस तरीके से आपने बड़ी डिटेल से बताया कि पहले आप जो है वो कंपनी को देखें, कैसी कंपनी है, उसके सीईओ को देखें, उसके चेयरमैन को देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद में उसकी सारी चीजों को देखकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और उम्मीद है कि ये जो आपने सारा तरीकाकार बताया उससे हमारे देखने वाले फायदा उठाएंगे और खुद से ये सारा कुछ करने के अंदर उनके अंदर जो है वो ये एक अहलियत, एक काबिलियत जो पैदा होगी, और उससे वो सारी जिंदगी वो कमाएंगे, सारी जिंदगी वो इससे फायदा हम उठाएंगे। मैं एक और काम करेंगे कि हम्म, आने वाले कुछ हफ्ते में, कम से कम या 2 हफ्ते में एक दफा एक ऐसी वीडियो कर लेंगे जहां पर हम ये कनेक्शन समझा सके कि कौन सी चीज के चढ़ने से कौन सी चीज गिर जाती है या चढ़ जाती है। ये हम्म, कनेक्शन थोड़ा समझाने की हम कोशिश करेंगे, लोगों को रिसर्च में हेल्प करेंगे। और मैं हम्म, लास्ट टाइम भी वो इंस्टाग्राम का रह गया था। मैं एक जी। मिनट सर, सर आपके पास मेरा इंस्टाग्राम है? नहीं, मेरे पास नहीं। आप मुझे काइंडली सेंड कर दीजिए, मैं यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। और आपके इस वीडियो को देखकर कोई आपके जहन में कुछ सवाल आता है, कोई आप देविक भाई से कुछ चीजें पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ दें, या देविक भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, इनसे डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से सर ज्यादा ये मैंने शेयर आपको कीजिएगा। भेज दिया, भेज दिया। जी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। अपना ख्याल रखें। दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।